Okay, assalamu alaikum students. How are you all? वालेकुम अस्सलाम मैम। हम पढ़ रहे थे सोशल इंटरेक्शंस। सोशल इंटरेक्शंस में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आ रही थी ना हमारे पास, जो हमारे सोशल इंटरेक्शंस को शेप अप करती हैं, ठीक है, जिन पे हमारे सोशल इंटरेक्शंस डिपेंड करते हैं। वो क्या क्या थी? सोशल सेट था, रोल सेट था और नॉर्म्स थे। हम थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि काफी दिन हो गया, मुझे यकीन है कि आप सब भूल गए होंगे। तो सोशल सेट क्या था? सोशल सेट एक्चुअली, सॉरी, स्टेटस सेट, वो स्टेटस थे जो हमें हमारी लाइफ में एस्क्राइब किए जाते हैं, ठीक है। हम लोगों ने एक एग्जांपल देखी है यहाँ पर, आप यहाँ पर इस डायग्राम में, इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि सोशल सेट्स कौन कौन से आ रहे हैं। जॉब, एज ए जॉब आ रहा है फ्लाइट अटेंडेंट, फिर एज अ मदर आ रहा है, एज अ वाइफ आ रहा है, ठीक है। जब हम रोल सेट्स की बात करते हैं तो किसी भी लेडी के या इन पर्टिकुलर लेडी के एज अ मदर रोल सेट्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो रोल सेट्स इसमें इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइडर हो सकता है टू हर चिल्ड्रन, इसी तरह से मेडिकल केयर गिवर हो सकता है, ठीक है। तो एक स्टेटस सेट के डिफरेंट रोल सेट्स आ सकते हैं, हमने ये बात डिस्कस की थी। और फिर आते हैं हमारे पास नॉर्म्स। नॉर्म्स क्या होते हैं? हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था नॉर्म्स को, मुझे बताया नॉर्म्स क्या होते हैं। इकदार मैम, सॉरी मैम मेरा गला कल्चर खराब है, वगैरह। इकतदार वगैरह मैम, गला Okay. खराब है इस वजह से। इक्तदार नहीं होता, इकतदार इक्तदार नहीं कल्चर, होता, इक्तदार कल्चर वगैरह आपकी मैम। अथॉरिटीज को status को बोलते हैं ना। हाँ जी बिल्कुल, कल्चर कह सकते हैं या फिर कल्चरली एक्सेप्टेबल एक्शंस कह सकते हैं, ठीक है। कल्चरली एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स जो होते हैं वो नॉर्म्स होते हैं। नॉर्मेटिव बिहेवियर्स क्या होते हैं? जो कल्चरली एक्सेप्टेबल होते हैं, सोशली एक्सेप्टेबल होते हैं। और इननॉर्मेटिव या अननॉर्मेटिव कौन से होते हैं? जो कल्चरली या सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होते, जिनको हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है। और अगर आप वो बिहेवियर्स अडेप्ट करेंगे तो आपको सोसाइटी से आउटकास्ट कर दिया जाएगा, ठीक हो गया। तो सोशल सेट्स का भी, सॉरी, स्टेटस सेट्स का भी हमें पता चल गया, रोल सेट्स का भी हमें पता चल गया और नॉर्म्स का भी पता चल गया। एक दफा रिपीट कर देती हूँ। स्टेटस सेट्स होते हैं जो आप ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई भी लेडी जो है वो एक फ्लाइंग कंपनी को एज एन अटेंडेंट ज्वाइन करेंगी तो वो फ्लाइट अटेंडेंट तो बन जाएंगी ना, उनको फ्लाइट अटेंडेंट ही कहा जाएगा। फिर वो जो स्टेटस मिल गया उनको, उस स्टेटस के साथ उनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं उनके ऊपर, जिनको उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उसको फुलफिल करेंगी, वो उनके रोल सेट्स आते हैं कि वो इस स्टेटस पे रहते हुए ये रोल्स प्ले करेंगी। जैसे हम स्टेटस देखते हैं ना किसी पर्सन का एज अ पॉलिटिशियन, तो हम ये कह देते हैं कि एज अ पॉलिटिशियन इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो वो जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो एक्चुअली उनकी एक्सपेक्टेड रोल्स होते हैं। इसी तरह मेरा अगर स्टेटस सेट है एज अ टीचर, तो मेरे साथ जब मुझे ये पता चलेगा या जब किसी को भी पता चलेगा कि मैं एक टीचर हूँ, तो वो अब खुद ही से वो कुछ अज्यूम कर लेंगे रोल्स के, अगर मैं टीचर हूँ तो मैं ये रोल्स परफॉर्म करती हूँ, राइट। यस मैम। हमने रोल कॉन्फ्लिक्ट और रोल स्ट्रेन को भी पढ़ा था। रोल कॉन्फ्लिक्ट और रोल स्ट्रेन क्या होते हैं? कि जब रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा स्टेटसेस जो होते हैं वो एक इंसान सेम टाइम पर कैरी कर रहा होता है, तो उनसे डिफरेंट रोल्स की एक्सपेक्टेशन होती है, डिफरेंट रोल्स की डिमांड्स होती हैं। जैसे कि अगर एक लेडी जो है वो मदर भी है और उसके साथ साथ फ्लाइट अटेंडेंट भी हैं, ठीक है। पहले वाली एग्जांपल को देख लेते हैं जो हमारी पिक्चर में थी। तो वहां पर क्या था? एज अ मदर उनकी क्या क्या रोल्स थे? मेडिकल केयर टेकर था और इमोशनल जो इमोशनल नीड्स जो थी ना अपने चिल्ड्रन की, उनको फुलफिल करना, ये दोनों उनके रोल्स थे एज अ मदर। और जब हम एज अ फ्लाइट अटेंडेंट उनके रोल्स देखते हैं तो वो भी डिफरेंट रोल्स आ जाएंगे, जिनमें उन इंक्लूडेड होगा कि उनके जो कस्टमर्स हैं, जो लोग
उनके साथ ट्रैवल करें, तो अब उनके जो रोल्स होते हैं वो एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट कर जाते हैं, ठीक है। समटाइम्स जब कॉन्ट्रडिक्शन है तो इसका मतलब कॉन्फ्लिक्ट है कि वो एक टाइम पर एक ही काम कर सकती हैं। अगर उनकी ड्यूटी होगी, अगर उनकी ऑफिस टाइमिंग या वर्किंग टाइमिंग होगी जिसमें उन्होंने अकॉर्डिंग टू हर रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने किसकी केयर टेकिंग करनी होगी, पैसेंजर्स की, तो फिर वो उस ड्यूरेशन में अपने बच्चों की तो केयर टेकिंग नहीं कर सकेंगी ना, ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ पर रोल कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। लेकिन रोल स्ट्रेन क्या होते हैं, जब आपके रोल्स जो हैं वो जितनी आपसे डिमांड कर रहे होते हैं वो आप डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे होते, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रोल स्ट्रेन। अब ये जो हमारे सारे इंट्रैक्शंस होते हैं ना, ये इन चीजों पर कैसे बेस कर रहे होते हैं, हमारे रोल कॉन्फ्लिक्ट पे हमारे इंट्रैक्शंस बेस कर रहे होते हैं, हमारे रोल स्ट्रेन पर हमारे इंट्रैक्शंस बेस कर रहे होते हैं। नहीं, चले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल एक बहुत सीनियर टीचर है, ठीक है, एक बहुत सीनियर फीमेल टीचर है। वो क्या करेंगी, उन्होंने अपने हाउस होल्ड को भी मैनेज करना होता है, अपने बच्चों को भी देखना होता है, ठीक है, अपनी फैमिली की भी केयर टेकिंग करनी होती है, और उसके अलावा अपने इंस्टीट्यूट को जहाँ पर वो पढ़ाती हैं उनको भी टाइम देना होता है, और अपने स्टूडेंट्स की भी काउंसलिंग करनी होती है, एडवाइजिंग करनी होती है, उनको पढ़ाना भी होता है, ठीक है। ये सारे उनके रोल्स आ गए हैं, क्लियर है ना। तो अब अगर उनके फैमिली में कुछ स्ट्रेस है, फॉर एग्जांपल उनकी मेड जो है वो छुट्टी पर चली गई है, ठीक है, तो उनको अब उन दिनों में जब तक उनकी मेड छुट्टी पर रहेंगी उनको अपने घर के भी सारे काम देखने हैं, ठीक है, सुबह सुबह उठ के अपने घर के लिए के भी सब जो हाउस होल्ड टास्क है उनको मैनेज करना है। शी हैज टू पुट अ ब्रेकफास्ट फॉर ऑन द टेबल फॉर हर किड्स एंड फॉर हर हस्बैंड एंड फॉर अदर फैमिली मेंबर्स, ठीक है। फिर उन्होंने रेडी होना है, कॉलेज भी टाइम पर पहुंचना है या स्कूल भी टाइम पर पहुंचना है, जहां पर जो भी इंस्टीट्यूट है जहां पर वो पढ़ाती हैं, ठीक है। और फिर इस सिचुएशन में अगर इफ शी इज टायर्ड व्हेन शी कम्स टू द कॉलेज, तो वहां पर आके अब आप खुद फील कर सकते हैं कि अ पर्सन हु इज फ्रेश, हु इज एक्टिव एंड अ पर्सन हु इज टायर्ड, बोथ वुड बी बिहेविंग बट डिफरेंटली। आपका बिहेवियर क्या डिफरेंट होता है जब आप बहुत थक जाते हैं और जब आप बहुत बिल्कुल भी थके नहीं होते, आप फ्रेश होते हैं। यस मैम। तो यहाँ पर हमारे रोल कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं उनका फिर अफेक्ट होता है हमारे सोशल इंटरेक्शंस पर, ठीक है। अब एक वही कलीग जब उन दिनों में कॉलेज आती होंगी, अपनी इंस्टीट्यूट आती होंगी, जब उनकी मेड अवेलेबल हैं, वो सारे के सारे उनके लिए काम कर देती हैं, उनको फैसिलिटेट करती हैं। शी जस्ट गेट्स अप, gets ready and come up to the institute for her profession, for her job. तो उन डेज में उनका बिहेवियर डिफरेंट होगा, ठीक है। she would be active, she would be fresh and her mood would be quite good. लेकिन जब वो थक कर आ रही हैं, when she has to manage everything on her own, तो तब when she will come to the college or the institute where she is teaching, so she will behave differently with the colleagues as well as the students, right? यस मैम। तो इस तरह से हमारे जो रोल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, रोल स्ट्रेन्स हैं, वो इम्पैक्ट करते हैं हमारे जो सोशल इंटरेक्शंस होते हैं उनके ऊपर, ठीक है। अब एक सपोज करें, एक बच्चा है छोटा सा, एक इन्फेंट कह लें, या इन्फेंट से टॉडलर, यू शुड बेटर से टॉडलर, ठीक है। तो टॉडलर वुड बी नीडिंग हिज मॉम beside him, but his mom is working as a flight attendant and therefore she has to go to her job as well, right? So he would be thinking that my mom isn't careful for me, she doesn't take care of me, she is least concerned with me. But on the other hand, it's just because of the role conflict, ठीक है। रोल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से she is not able to give her toddler kid the time that she is giving to her job, ठीक है। अगर वो नाइट शिफ्ट पर जॉब करती है तो वो नाइट शिफ्ट वाला जो टाइम है वो अपने टॉडलर बेबी किड को नहीं दे सकती। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल देखी है सोशल इंटरेक्शन की विद रिस्पेक्ट टू रोल कॉन्फ्लिक्ट। पहले वाली जो थी वो रोल स्ट्रेन से रिलेट करी थी,
तो ये क्लियर है ना, आगे चले? Yes, ma'am. Yes, Clear ma'am. है. Yes, ओके, ma'am. दैट्स गुड। Yes, ma'am. हमने ये बातें भी डिस्कस की थी कि हमारे सोशल इंटरेक्शंस क्या क्या चीजें शेप करते हैं, क्या क्या चीजें शेप करती हैं हमारे सोशल इंटरेक्शंस? नॉर्म्स, रोल्स, स्टेटसेस, ठीक है। रोल सेट्स होते हैं, Norms, स्टेटस values, ma'am. और नॉर्म्स होते हैं। एग्जैक्टली ये तीन चीजें होती हैं, तीन चीजें आपके फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए जब भी बात आए कि आपकी सोशल इंटरेक्शन कौन सी चीजें किन चीजों पर बेस्ड होती हैं, तो आपने तीन चीजों का नाम लेना है। इसके अलावा चौथी कोई चीज नहीं है। तो ये सब जो है ना, ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं फेस टू फेस कम्युनिकेशन के लिए। और बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब होता है कि इन चीजों पर कोई चीज बेस करी होती है। Whenever people communicate face to face, these building blocks structure their interaction. तो जब भी हम face to face communicate कर रहे होते हैं ना, ये तीन चीजें होती हैं जो हमारे इंटरेक्शन को स्ट्रक्चर करती हैं। फिर नॉर्म्स जो होते हैं ना, वो समटाइम्स वेरी भी कर रहे होते हैं, उनकी वेरिएशन हम आगे डिस्कस कर लेंगे। नॉर्म्स, रोल्स एंड स्टेटसेस रिक्वायर अ सॉर्ट ऑफ सोशल सीमेंट। सीमेंट का क्या फंक्शन होता है? Blocks को जोड़ना. एग्जैक्टली तो सोशल सीमेंट का मतलब होता है कि इनको सोशल क्लोज सोशल टाइज चाहिए होती हैं, नॉर्म्स को, रोल्स को और स्टेटसेस को। दे वांट क्लोज सोशल बॉन्डिंग। एक सोसाइटी में इन तीन चीजों को आपस में इंटरलिंक करना जरूरी है ताकि ये इनमें से कोई एक भी फॉल अपार्ट ना हो, कोई एक भी पीछे ना रह जाए जब भी हम सोशल इंटरेक्शंस को लेकर चल रहे हो। क्योंकि कुछ एक भी कम होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम सोशल इंटरेक्शन में रोल्स और स्टेटसेस की बेस पर हम सब इंटरेक्शन रख रहे हैं, रोल्स नॉर्म्स को हम इंक्लूड ही नहीं करें, तो वो क्या सोशल इंटरेक्शंस कंप्लीट हो सकती है? नहीं हो सकते। सोशल इंटरेक्शंस को मिसअंडरस्टैंड किया जाएगा, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसलिए हम इन तीनों में से किसी एक चीज को भी स्किप नहीं कर सकते। वी कैन लीव बिहाइंड इवन वन ऑफ देम। How social structure is maintained is fundamental sociological question that can be asked. तो social structures को कैसे maintain किया जाता है? जब भी हम social structure की maintenance की बात करते हैं ना, वैसे ही आपके पेपर में नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सोशल स्ट्रक्चर्स की मेंटेनेंस की जब बात करते हैं तो वहां पर ये तीनों फैक्टर्स जो होते हैं ये एट वर्क होते हैं। अगर हम एक दूसरे के रोल्स को स्टेटसेस की बेस पर कम्युनिकेट कर रहे हैं, रोल्स को इग्नोर कर रहे हैं, तो भी हमारी इंटरेक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं है। अगर हम नॉर्म्स को स्किप कर रहे हैं तब भी इंटरेक्शन कंप्लीट नहीं है। अगर हम सिर्फ रोल्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं और हम स्टेटसेस को नहीं देख रहे तब भी इंटरेक्शन कंप्लीट नहीं है। क्योंकि देखें, मेरा रोल एज अ टीचर पढ़ाना है, ठीक है, टू टीच, एंड अ सीनियर कलीग ऑफ माइन शी टू इज हैविंग द सेम रोल, टीचिंग, लेकिन हमारे स्टेटस तो डिफरेंट है ना। ऐसा है ये नहीं है, वो बहुत सीनियर है मुझसे, आई ऑट टू रिस्पेक्ट हर, राइट। लेकिन अगर मैं सिर्फ रोल को रोल की बेस पर उनके साथ कम्युनिकेट साथ इंटरेक्ट करूंगी, मैं उनका और अपना स्टेटस जो है उसको नेगेट कर दूंगी, इग्नोर कर दूंगी, मैं ये बात नहीं माइंड में रखूंगी कि हमारी एज में डिफरेंस है, हमारी एक्सपीरियंस में डिफरेंस है, हमारी क्वालिफिकेशन में भी डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। मैं जब इन सारी चीजों को इग्नोर कर दूंगी तो वहां पर हमारे जो इंटरेक्शन है उसमें फ्लॉ आ जाएंगे, ठीक है। वो इंटरेक्शन कंप्लीट नहीं होगा, वो एम्बिगुअस होगा। एम्बिगुअस का मतलब होता है अनक्लियर, जहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, उलझने होती हैं, ठीक है। आप सोशियोलॉजी ऑफ इमोशंस पर आ जाते हैं। इमोशंस जो है ये हमारे इंटरेक्शंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। करते हैं या नहीं करते? Yes, ma'am. आप कभी किससे आप कभी बहुत छोटे हो, आपकी मम्मा कभी किसी दूसरी सिटी में चली गई हो, वो 2 से 3 से 4 दिन के बाद घर वापस आए, तो आपको उनको मिल के रो पड़े, ऐसा हुआ कभी? Yes, ma'am. ma'am. बहुत दफा हुआ। Yes, ma'am. अब तो बड़े लोग होंगे ना, लेकिन जब छोटे होते होंगे तो ऐसा हो जाता होगा, ठीक है। मैम अब भी होता है ऐसा। मैम दिल तो बच्चा है अभी भी। अच्छा चले, कोई बात नहीं, वैसे हो जाता है। तो और मेरे ख्याल से ज्यादातर मम्मा के साथ ही होता है ना। Yes, ma'am. अच्छा, इन जनरल स्पीकर्स लॉ ऑफ, अच्छा ये हम लोगों ने स्लाइड्स डिस्कस कर ली थी कि हम लोगों ने हायरार्कीज बनाई थी कि वुमेन जो है दे लॉ ऑफ मोर देन मेन, और इस तरह से। लेकिन मैंने अपना भी एक एक्सपीरियंस शेयर किया था कि वुमेन व्हेन अचीव सम हायर स्टेटस दे बिकम मोर रूड एज कंपेयर्ड टू मेन। सही है कि फॉर एग्जांपल एक फीमेल सीईओ होगी और एक मेल सीईओ होगा,
तो वेल few years back, like 5 to 7 years back, ये practice बहुत common थी कि when women used to achieve that status, that elite status, that highest status in a firm, तो वो ज़्यादा rudely behave करती थी. हमारे टीचर भी अपना एक क्या कहना चाहिए, एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि होता क्या है, वो किसी वेमेन के किसी लेडी के ऑफिस में गए, वो वहां पर सीईओ थी, और ही वेंट टू हर, नॉक द डोर. वो माशाल्लाह से असिस्टेंट प्रोफेसर थे हमारे, लेकिन हुआ क्या कि he knocked the door, she ignored him, she let him stand on the door for around 3 to 4 or 5 minutes, and then she looked at him and with a gesture, with a minor gesture, she allowed him to enter the office, right? हालांकि वो कुछ नहीं करी थी, बस ये उनका एक्सप्रेशन था अपनी डोमिनेशन को, अपनी डोमिनेंसी को शो करने के लिए. तो हम देखते हैं कि ये बैकग्राउंड पर भी डिपेंड करता है. जो 5 से 6 साल पहले तक जो लेडीज एक सीईओ या फिर चेयरपर्सन किसी डिपार्टमेंट के उस स्टेटस पर आती थी, असल में उनको बहुत ज्यादा compete करके आना पड़ता था, ठीक है, उनको पेट्रियार्की से फाइट करके आना पड़ता था. तो जब वो पेट्रियार्की से फाइट कर एक स्टेटस पर पहुंच जाती थी, फिर उनको शायद अपनी जो डोमिनेंस थी उसको मेंटेन रखने के लिए रूड होना पड़ता था. But nowadays what I observe is scenarios bit different. ठीक है, 5 years में हमने patriarchal structures को काफी हद तक कोप अप किया है. हमारी जो सोसाइटी है वहां पर अवेयरनेस भी रेज की जा रही है. among many one they too are realizing this fact that patriarchy is exploiting. ठीक है, तो ये जब सारी की सारी चीजें हम माइंड में रखते हैं, हमारी सोसाइटी जो है इसको यहाँ पर एक इम्प्रूवमेंट हम देखते हैं. फिर क्या होता है कि जो अब recently the women who are securing some higher statuses in the society, ठीक है, वो इतनी रूड नहीं होती, rather they are bit facilitating. अब वो ज्यादा facilitating होती हैं. तो इस तरह के डिफरेंसेस जो होते हैं ना वो आते रहते हैं. आगे चले, यहाँ तक क्लियर है? हम देखते हैं कि इमोशन मैनेजमेंट या इमोशन लेबर ये क्या होता है. इमोशंस को मैनेज करना जरूरी है सोशल इंटरेक्शंस में या नहीं है जरूरी? मैम बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है, हाँ जी, वाकई बहुत जरूरी है. इमोशंस प्रिवेड ऑल सोशल इंटरेक्शंस, ठीक है, सबसे ज्यादा डोमिनेंट इमोशंस होते हैं किसी भी सोशल इंटरेक्शन में. अगर आप उनको मैनेज नहीं कर पा रहे, आप अपनी इंटरेक्शन को मैनेज नहीं कर सकते. rather than being spontaneous and uncontrollable reactions to external stimuli, emotions are learned, culturally designated emotions responses. अच्छा, तो हम जो सोशल इंटरेक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए इमोशंस को लर्न करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, हम अपने इमोशंस को टेम करते हैं. टेम करने का मतलब समझते हैं ना आप लोग? जैसे हम पेट्स को लेते हैं ना, तो वो बिल्कुल वाइल्ड होते हैं, हम उनको भी टेम करते हैं. इसी तरह हम अपने इमोशंस को भी टेम करते हैं. इमोशंस आर लाइक वाइल्ड हॉर्सेस. ये कभी आप लोगों ने सुना है? अगर आप लोगों में से किसी को रीडिंग का बहुत शौक हो, आपने ब्राइडा को रीड किया हो, पॉलो कोएल्हो की, या कि कुछ और आपने लिटरेरी वर्क्स को रीड किया हो, तो वहां पर अक्सर ये फ्रेज यूज होता है, इमोशंस आर लाइक वाइल्ड हॉर्सेस. ठीक है, रूमी अपनी पोइट्री में भी अक्सर यूज कर लेते हैं, अगर आपने ट्रांसलेशंस पढ़ी हो तो. तो हमने अपने इंटरेक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना होता है? अपने इमोशंस को लर्न करना होता है, उनको टेम करना होता है. इमोशनल मैनेजमेंट क्या होती है? इट इन्वॉल्व्स पीपल ओबेइंग फीलिंग रूल्स एंड रिस्पॉन्डिंग अप्रोप्रिएटली टू सिचुएशंस इन व्हिच दे फाइंड देमसेल्व्स. कि आप अपनी फीलिंग के रूल्स को तो फॉलो करते हैं, लेकिन आप उनको थोड़ा सा मॉडरेट करते हैं और आप उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं जिनमें आप होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑफिशियल सेटिंग में आप और यू हैव सम पर्सनल इश्यूज, तो फिर भी आप अपने जो इश्यूज हैं उनको अपने टेम करना, उनकी वजह से आप अपने इमोशंस को उस हद तक तो एक्सप्रेस नहीं करना शुरू कर देंगे ना जिस हद तक आप चाहेंगे, आप उनको टेम करने की कोशिश करेंगे. इसी तरह इमोशनल लेबर क्या होता है? लेबर क्या होता है बाय द वे? मजदूर. हाँ जी, और लेबरशिप क्या होती है? जॉब होती है, जॉब होती है. ठीक है, तो जो इमोशन लेबर होता है ना,
वो भी एक्चुअली इमोशनल मैनेजमेंट की जॉब जो लोग करते हैं ना, हम उनको इमोशन लेबर बोलते हैं, ठीक है। जिन लोगों की ये जॉब होती है कि वो इमोशनल मैनेजमेंट करें बाकी लोगों की, जैसे कि टीचर्स होते हैं, साइकियाट्रिस्ट होते हैं, क्लर्क्स होते हैं, सॉरी क्लर्क्स तो नहीं होते, सेल्स क्लर्क्स, ठीक है। तो नर्सेज, फ्लाइट अटेंडेंट्स, नर्सेज और डॉक्टर्स भी वैसे बहुत हद तक इमोशनल मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। कभी फील किए? अक्सर लोग जो डॉक्टर्स के पास आते हैं, स्पेशली जैसे अभी मैं रिसेंटली एक फ्रेंड के साथ कम्युनिकेट करी थी जो डॉक्टर थी, तो शी वाज टॉकिंग टू अनदर कलीग ऑफ हर कि उनके जो किसी पेशेंट की बात कर रहे थे कि उनके इशू जो था वो फंक्शनल था। इसका मतलब कि उनके कोई पर्सनल इश्यूज थे जिनकी वजह से उन्होंने स्ट्रेस ले लिया था, और कोई मसला नहीं था, उनको फिजिकली कोई इशू नहीं था। सिर्फ और सिर्फ जो उनके मसला था वो ये था कि उन्होंने स्ट्रेस लिया हुआ था और वो अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पा रहे थे। तो डॉक्टर्स ने क्या किया, उनको थोड़ी सी थेरेपीज दी, उनके इमोशंस को मैनेज किया, और उनको उनके स्टमक के लिए भी कोई मेडिसिन नहीं दी, लिवर के लिए मेडिसिन नहीं दी, किसी भी चीज के लिए कोई मेडिसिन नहीं दी, एंड ही वाज परफेक्टली फाइन। तो ये होता है इमोशन लेबर, कि जब आप एज अ जॉब इमोशन लेबर सॉरी इमोशन मैनेजमेंट को एज अ जॉब लेकर चल रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल से फिगर बनी हुई है, आपने फिगर को इन डिटेल खुद ही जी, देख मैम। रहे हैं। हम सिर्फ इमोशन, जी जी मैम जी जी ये जो प्लीज। आप पॉइंट्स पढ़ा रही है, ये एज अ शॉर्ट भी आ सकते हैं हमारे पेपर में, एवरी पॉइंट। एज शॉर्ट क्वेश्चन, एज शॉर्ट क्वेश्चंस ना, वो वाला जो क्वेश्चन मैम था कि जैसे कि टू आपने अभी डिटर्मिनेंट्स क्या होते इमोशनल हैं। लेबर पढ़ाया, हम्म। तो ये हम एज अ शॉर्ट भी प्रिपेयर करेंगे या लॉन्ग का ये एक पार्ट है? ये लॉन्ग का पार्ट है, पर शॉर्ट के लिए वो वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि थ्री डिटर्मिनेंट्स क्या है इमोशनल मैनेजमेंट के, जिसमें हमने रोल सेट, स्टेटस सेट और नाउन्स को पढ़ा था, ठीक है। और इन तीनों में किसी एक की डेफिनेशन भी आ सकती है आपके पेपर में। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट में आ सकता है कि इमोशंस जो है वो कैसे आते हैं आपके, लाइक आपके माइंड में, आपके हार्ट में इमोशंस कैसे आते हैं। तो पहला स्टेप उसमें होता है एक्सटर्नल स्टिमुलस। आपको एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलता है, आपके एनवायरनमेंट से कोई इम्पैक्ट होता है आपके ऊपर, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्स क्या होता है, साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स एंड इनिशियल इमोशंस। तो जो आपका मेंटल रिस्पॉन्स होता है ना टुवर्ड दैट न्यूज, समटाइम्स वो न्यूज होती है, समटाइम्स वो बिहेवियर होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम एक्सटर्नल स्टिमुलस जो है इसको हम दो तरह से लेके चल देते हैं, एक पॉजिटिव स्टिमुलस ले लेते हैं, एक नेगेटिव स्टिमुलस ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं बता रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आपके किसी टीचर ने डांट दिया है, ये एक नेगेटिव स्टिमुलस ले लेते हैं, और पॉजिटिव स्टिमुलस ले लेते हैं, आपके एक टीचर ने आपको अप्रिसिएट कर दिया। तो इन दोनों स्टिमुलसेस के ना, स्टिमुलाइज के रिस्पॉन्सेज होंगे, साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज एंड इनिशियल इमोशंस भी आ जाएंगे। तो आपके साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज क्या होंगे, जो जिन टीचर ने आपको स्नब किया था तो उसके रिस्पॉन्स में आप थोड़ा सा सैड फील होंगे। जो आपको अप्रिसिएशन मिली थी एक टीचर से, उसके रिस्पॉन्स में साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स ये होगा कि आप हैप्पी फील करेंगे। तो फिर आप अपने जो सैड रिस्पॉन्स, सैड साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस थे, उसके रिस्पॉन्स में आपके इमोशंस जो हैं वो इमर्ज होना शुरू होंगे। सैड रिस्पॉन्सेज में इमोशंस कौन से इमर्ज होंगे, यू विल स्टार्ट क्राइंग, ठीक है, कि आपको एक टीचर ने क्यों स्नैप किया, क्यों डांटा। लेकिन फॉर द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, जो आपको जेस्चर दिया गया था अप्रिसिएशन का, जिसपे आपने साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज दिए थे हैप्पीनेस के, उसके बाद जो आपके इमोशंस आएंगे वो क्या होंगे, वो स्माइल के इमोशंस होंगे, ठीक है। आप स्माइल करेंगे, आप रोएंगे नहीं। फिर कल्चरल स्क्रिप्ट क्या होती है, कल्चरल स्क्रिप्ट होती है जैसे हम अपने इमोशंस को टेम करने की करते हैं। तो यू, फॉर द फर्स्ट सिचुएशन व्हेन यू वर स्नब्ड, यू फेल्ट लाइक क्राइंग बट यू डिडंट क्राई, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जब हम दूसरी सिचुएशन देखते हैं, यू फेल्ट लाइक लाफिंग, यू वांटेड टू लाफ, यू वांटेड टू स्माइल अ लॉट, राइट। आप बहुत ज्यादा खुश हो गए, स्पेशली अगर वो टीचर आपका फेवरेट टीचर था तो आप बहुत ही ज्यादा खुश हो गए, लेकिन फिर भी आप बहुत हंसना शुरू नहीं कर देंगे, ठीक है। आप उनको टेम करने की कोशिश करेंगे इमोशंस को। तो ये होती है कल्चरल स्क्रिप्ट। फिर मॉडिफाइड इमोशनल रिस्पॉन्स। अब मॉडिफाइड इमोशनल रिस्पॉन्स क्या आएगा,
वो जिन टीचर ने आपको स्नब किया था ना, आप उनके सामने आइंदा रिजर्व रहेंगे, मोस्टली ऐसे ही होता है, ठीक है। और जिन टीचर ने आपको अप्रिशिएट किया था, जिन टीचर ने आपको कॉम्प्लीमेंट्स दिए थे, आप उनके सामने या उनकी क्लासेस में थोड़ा ज्यादा एक्टिव बिहेव करेंगे। आप उनकी क्लासेस में अच्छे से पढ़ के भी आया करेंगे, आप उनकी क्लासेस में अच्छा बिहेव भी करेंगे, अच्छा परफॉर्म भी करेंगे। आप वो टीचर जब आपके सामने से गुजरेंगे, आप उनका सलाम दुआ भी क्या करेंगे, ठीक है। तो ये यूजुअली हमारी जो इमोशनल रिस्पॉन्सेज होते हैं ना, वो इस तरह से आते हैं। आप में से कोई इससे डिसएग्री तो नहीं करता? नो मैम, समझ एग्री। हम आगे चले। यस मैम। अच्छा, इमोशंस को देख लेते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में। तो फीलिंग रूल्स take different forms under different social conditions which vary historically। जो हमारी फीलिंग रूल्स होते हैं ना, इसका मतलब कि जो रूल्स हमारी फीलिंग्स फॉलो करती हैं वो वेरी करते हैं, ठीक है। और हमारे नॉर्म्स का भी इनके ऊपर एक सिग्निफिकेंट और स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ग्रीफ, एंगर एंड डिस्गस्ट आर नीदर यूनिवर्सल नॉर कांस्टेंट बट हैव हिस्ट्रीज एंड डीप